व्यापारी सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश खन्ना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का से आप आज के कार्यक्रम का उद्देश्य पूछ रहे हैं। देखिए, जो भी राजनीतिक दल अपना कार्यकाल पूरा करता है वो उसके बाद अपने देश में फिर जाता है। जाने से पहले वो बताता है मैंने क्या किया। आज हमारे 2 साल का जो कार्यकाल है उसके विषय में लोगों को बताने के लिए आए हैं। और ये तो एक छोटा सा एक बंदगी है कि इसके अतिरिक्त और कई प्रकार के काम चल रहे हैं। जैसे हमारे सभी सांसद आजकल बताएंगे, लेकिन आज मुझे ये कहने का कोई संकोच नहीं है कि हम तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी आधे कामों का नहीं, तो उन कामों को बताने के लिए व्यापारी संगठन कर रहे हैं और पूरे दिल्ली में हो रहे हैं। व्यापारी संतुष्ट है? आपको लगता है कि अभी जो 2000 के नोट आपने बंद किए हैं उससे क्या रिस्पॉन्स है व्यापारी? देखिए, बात यह है कि उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। 2000 के नोट तो आज भी चल रहे हैं, धीरे धीरे बैंकों से वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। पर उद्देश्य क्या था? क्या जैसे पहले ब्लैक मनी आप इतना बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरी उतना स्टेटस तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मनी वो जो नोटबंदी जो हुई है अगर वो नहीं होती तो आज पाकिस्तान भिखारी नहीं होता। पाकिस्तान की इकोनॉमी सारी की सारी भारतवर्ष के जाली नोटों के आधार पर चल रही है। और आज भी अगर 2000 का नोट बंद हुआ है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 40,000 करोड़ के 2000 के नोट पाकिस्तान में मिट्टी हो गए और जिसके थे उसने सुसाइड कर लिया। ये खबरें आप तक नहीं है, मुश्किल तो है, अखबारों में भी आई हैं। तो मोदी जी के मन में जो राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम है वो उसके लिए कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं। मैं इसका जीता जाता उदाहरण देता हूँ। बीच चुनावों के अंदर उन्होंने नोटबंदी की। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि मैं नोटबंदी कर रहा हूँ तो मैं चुनाव हार जाऊँगा। उन्होंने बीच चुनावों के अंदर 370 खत्म करी। तो देश पहले है, राष्ट्र पहले है। और आप कहते हो नोटबंदी से आज हमारी इकोनॉमी कहाँ है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2004 में पेट्रोल का रेट क्या था पता किसी को? 35 रुपये लीटर। 2014 में कितना था? 73 रुपये लीटर। 35 दूना 70, 2.2% होना बढ़ गया। तो आज अगर 14 में 73 था तो आज पेट्रोल 150 रुपये लीटर होना चाहिए था। इतने आपका मतलब अभी भी कम है, लेकिन लोग तो नहीं सर, लोग हमेशा परेशान रहेंगे। आज भी कोई रेडी वाला कहे ना 150 रुपये सेब है तो ग्राहक कहता है भैया 100 रुपये देने हैं। ये तो हमारा काम है, हम तो याचक हैं, हम तो ईश्वर से हमेशा ही मांगते रहेंगे, हम तो है ही भिखारी। तो भैया बात ये है कि ये हमारा ये तो सिस्टम है ना, बार्गेनिंग करना तो सिस्टम है, हमारा अधिकार है। क्योंकि हमको पता नहीं सामने वाला ईमानदार है कि बेईमान है। तो हम अपनी बार्गेनिंग की जो हमारा अधिकार है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर नोटबंदी गलत थी तो आज पेट्रोल का दाम 150 रुपये 150 लीटर क्यों नहीं है? ये भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में सबसे बड़ा उदाहरण है। आप किसी आइटम उठा लो, आप आटा उठा लो, क्या भाव था 2004 में, 2014 में और आज? लेकिन जनता तो परेशान है ना। तो जनता इसलिए परेशान है कि कई कारण होते हैं। व्यापार कई दफ़ा नहीं चलते हैं, बीच में आके वो आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना से 2-3 साल बिल्कुल कमर टूट गई लोगों की। लेकिन उसके बाद देखो मेरी बात सुनो, अगर घर के मुखिया अपनी एक मजबूती को छोड़ दें तो परिवार ही गिर जाएगा। सारा देश परेशान था, सारा व्यापारी परेशान था, सारे लोग परेशान थे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा रहा, विरोधियों के विरोध को झेलता रहा, क्योंकि वो परिवार का मुखिया था। उसने हिलने तो नहीं दिया देश को। आज खड़े हो, मैं बताता हूँ ना, आप परेशान हैं। आप पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी उठा के देख लो, किससे कंपेयर करना है? आज बड़े बड़े दिग्गज देशों के मुकाबले हमारे लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है वो सबसे कम है। क्यों है? आज हमारी सरकार क्यों नहीं हाथ खड़े कर रही? कोई योजना लागू करने से पहले आज कभी अखबार में खबर पड़ी है कि हमारे पास पैसे नहीं है? आज हमारा भंडार बढ़ा हुआ है,
विदेशी मुद्रा का भंडार भरा हुआ है, कैसे भर गया? ये लोगों की मेहनत से ना, बाकी लोग परेशान हैं। देखो ऐसा है, परेशानी के बाहर सभी रहते हैं, लेकिन सारे परेशान हैं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, किसी ने कार बेच के शुरू कर लिया तो बता दो। धन्यवाद। नमस्कार। सर आईडी पकड़ लो मेरी। सर परिचय ले। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। सर कैमरे के सामने आज व्यापारी सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? 2024 की तैयारी। देखिए, मोदी सरकार को बने हुए 9 वर्षों और मोदी जी ने 9 वर्षों में जो अभूतपूर्व काम किए हैं, मोदी जी ने उनकी सरकार ने मेरे निशान जो काम 67 वर्षों में नहीं हुए, वो काम मोदी जी ने 9 वर्ष में करके, उससे दुगने काम मोदी जी ने 9 वर्ष में करके। 2-3 उदाहरण दूँ मैं। 2014 से पहले पूरे देश में 74 एयरपोर्ट और इन 9 सालों में 74 नए एयरपोर्ट बना दिए। इससे सीधा व्यापार को फायदा हुआ। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिस स्पीड से नेशनल हाईवेज, बड़े हाईवेज जो बन रहे हैं, आज हर गांव को हर शहर के साथ रोड से कनेक्ट कर दिया। पूरे 64-67 सालों में नहीं हुआ था, वो इन 9 सालों में पूरा हुआ। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में दिल्ली अमृतसर हाईवे, दिल्ली में अक्षरधाम से लेके सहारनपुर तक का हाईवे, दिल्ली मुंबई हाईवे। दिल्ली मुंबई जाने में कितने मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करेंगे। और दिल्ली से जब उधर आगरा होता हुआ ग्वालियर लखनऊ वाला हाईवे, दिल्ली में निजामुद्दीन से लेकर के मेरठ तक का हाईवे, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, वेस्टर्न पेरिफेरल वे, इतने काम तो दिल्ली के लिए कर दिए। एयरपोर्ट जाना हो, सरदार पटेल मार्ग के बाद 1 घंटा खड़ा हो जाती थी गाड़ी। आज वहाँ फ्लाईओवर्स और रेड लाइट फ्री कर दिया, जिसके कारण 5 मिनट लगते हैं उस चौराहे को, धौला कुआं वाले चौराहे को क्रॉस करने के लिए। पूरे देश में 390 नई यूनिवर्सिटीज़, एक यूनिवर्सिटी में 40-50 कॉलेजेस होते हैं। अगर इसको केजरीवाल से कंपेयर कर लो, वैसे तो पहाड़ का और चुट्टी का कंपैरिजन नहीं होता, पर क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, तो उसने कहा था कि मैं 20 नए कॉलेज, 500 नए स्कूल खुलवाऊंगा। भारत माता की 20 तो दूर, एक भी नया पहली बार आवाज हल्की आई है, आप दूसरी बार ट्राई करते इन हैं। सब बातों को लेकर भारत माता की बात करेंगे ना, और उनको संख्या बताएंगे ज्यादा, आवाज कि कम पिछले है। 9 वर्षों में भारत माता की बिजनेस थोड़ी ठीक है। करके मेरी प्रार्थना है कि सभी जरा अपना स्थान ग्रहण कर लें। इन सब हमारे बातों को मध्य में करके हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री माननीय हर्ष मल्होत्रा जी। सर, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि सब लोग टैक्स दें, इनकम टैक्स दें, GST दें। व्यापारी वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स के दायरे में आए और वो ईमानदारी से टैक्स दें, इसके लिए क्या प्रयास कर रही है सरकार? ये आज आप देखिए 2014 से लेकर अब तक हमारे टैक्स देने वाले की संख्या में कितना बढ़ोतरी हुई है। वो बढ़ोतरी दर्शाती है कि भारत का व्यापारी चाहता है कि मैं टैक्स दूँ, लेकिन 2014 से पहले उसको टैक्स बचाने की होड़ में लगे हुए थे, क्योंकि भ्रष्टाचार का बोलबाला था और व्यापारी जो भ्रष्टाचार करता था वो थोड़े से पैसे दे के अपना टैक्स चोरी करता था। इसीलिए उनको देखा देखी ईमानदार व्यापारियों को भी टैक्स की चोरी करनी पड़ रही थी। लेकिन जो ईमानदार व्यापारी है उसको एक प्लेटफॉर्म देने का काम मोदी सरकार ने किया। अब क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचार करके टैक्स चोरी नहीं कर सकता, इसीलिए सब टैक्स दे रहे हैं। और GST की कलेक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि 2023 में हुई है और आने वाले समय में आप देखना, जब गरीब की
खर्चने की कैपेसिटी बढ़ती है तो गरीब भी टैक्स देता है। वो गरीब जब खर्चा करता है तो उसका जीएसटी भी सरकार को मिलता है। आज गरीब से गरीब आदमी की खर्चने की कैपेसिटी बढ़ी है और वो हर चीज़ में एक कंधे के साथ कंधा मिला के हिंदुस्तान की सरकार के साथ चल रहा है। लेकिन व्यापारियों की कोशिश रहती है कि लोग बिना बिल पे पेमेंट दें, परचेजिंग करें, तो जीएसटी की चोरी ऐसे व्यापारियों की कोई कोशिश नहीं रहती। अब जीएसटी आने से ये हो गया है कि फर्स्ट टाइम टैक्स लग जाता है। अब आप बिल लें ना लें, जीएसटी आपको लग गया। एक बार जीएसटी लग गया तो टैक्स की चोरी ही नहीं हो सकती। अब जब आप जहां प्रोडक्शन करते हैं, जीएसटी हुआ क्या, आपको वहीं पर टैक्स लग गया, आपको वो टैक्स लग गया, उसके बाद आप अपने प्रॉफिट पे जीएसटी है उस पे जो आप व्यापारी चोरी कर सकता है। लेकिन वो भी क्यों करेगा? 1-8% के मुनाफे के लिए कभी कोई चोरी नहीं करना चाहता। जब चोरी करने की सारी दुकानें मोदी सरकार ने बंद कर दी तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो गया और स्मूथ से आज बिजनेस चल रहा है। पहले ये होता था जो जितना बड़ा चोर है उसकी दुकान में उतनी ज़्यादा सेल है क्योंकि उसको माल उतना सस्ता मिलता है। जो बेचारे थोड़े डरपोक लोग हैं वो उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते थे क्योंकि वो इतने बड़ी चोरी नहीं कर पाते। चोरों को बोलबाला था, अब सही मायने में व्यापार हो रहा है। सर नमस्कार। सर जैसे कि सर प्लीज़ सर जैसे कि 9 साल के कार्यों के विषय में बताया जा रहा है जगह जगह। जैसे कि हमने देखा जनसंपर्क जो अभियान जो चल रहा था खासकर शीश महल को लेकर, उसके भी आप सर प्रभारी हैं और आपकी देखरेख में वो पूरा कार्य हो रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब आप शीश महल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की जनता सोच रही है कि 4 कमरों के फ्लैट में रहने की बात करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से मुख्यमंत्री बनते ही जो है 104 कमरे के बंगले में रहता है और किस प्रकार से दिल्ली की जनता के मेहनत का टैक्स पेयर का 50 करोड़ से ज़्यादा रुपया सिर्फ इस काम के लिए लगा देता है कि इतना बड़ा बंगला बनाता है। 11 करोड़ रुपए का कितने अधिकारियों के बंगले घुमा देता है कि उसे मोदी जी से बड़ा। मोदी जी का जो प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री के नाते प्रधानमंत्री आवास, और ऐसा नहीं है कि उसको विशेष रूप से मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं कोई उसके अंदर छेड़छाड़ की गई। किस प्रकार से बंगले का देना, किस प्रकार से टॉयलेट सीट लगाना, किस प्रकार से पर्दे लगाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि कौन सी मानसिकता के राजसी मानसिकता के प्रतीक के रूप में जो केजरीवाल कल तक अपने आप को आम आदमी कहता था, इसलिए राजसी मानसिकता का परिचय देते हुए अपने आप को एक प्रकार से दिल्ली का राजा अनडिक्लेयर्ड रूप से घोषित कर दिया। और सर आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ संदेश? देखिए, जिस प्रकार से हम जानते हैं जनसंपर्क से जन समर्थन का ये एक अभियान चल रहा है 2 साल सेवा, विश्वास और विकास के साथ। तो आज पश्चिमी दिल्ली के अंदर पश्चिमी जिला के हमारे सभी व्यापारी भाइयों के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां उन तक पहुँचाई और मोदी जी के द्वारा व्यापारियों के व व्यापारिक क्षेत्र में उनके हितों के लिए किए गए कार्यों से अवगत कराया, उनसे बातचीत की, उनसे समर्थन मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवक्ता बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। सर क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का जो ये कार्यक्रम है ये हमारे रमेश खन्ना जी के द्वारा संयोजित किया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। आज ये कार्यक्रम व्यापारिक लोगों के लिए किया गया था एक्चुअली, और हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि 2014 में मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के मतलब उन्होंने काम चालू किया था, और देखिए उनकी कितनी उपलब्धियाँ हैं। 200 के आसपास उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया है स्कीमों के माध्यम से, जिनके अंदर मैं कुछ आपको मुख्य रूप से बताना चाहूँगा। उनको हम जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि बहुत सारी स्कीम ऐसी होती हैं जो कि मोदी जी ने चलाई हैं और दिल्ली सरकार देखिए उनको अपना बताकर उसका क्रेडिट लूट लेती है। तो अगर हम जन जन को वो योजनाएं बताएंगे नहीं
तो आम आदमी को पता नहीं चलता कि ये दिल्ली सरकार कर रही है या केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है। बिल्कुल। तो उनके अंदर सबसे बड़ी योजनाएं जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जन धन योजना का यहाँ जिक्र हुआ। आप जानते हैं मैं बैंकर था और वो लाखों खाते तो मैंने ही मतलब अपनी टीम के साथ मिलकर खुलवाए हैं जन धन के। उस समय हमें भी ये लगता था यार ये हम जन धन खाते खोल रहे हैं, सारा दिन लगे रहते हैं हम काम में, लेकिन उसका दूरगामी इतना बड़ा एक रिजल्ट आएगा वो देखिए। अब मैं राजनीति में जब बाद में आया तो अब मुझे खुद समझ आ रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया था। आज देखिए गरीब आदमी को उसके अकाउंट में सीधा पैसा चला जाता है, बीच में किसी तरह की कोई हेरा फेरी नहीं होती। वो जो स्कीम्स होती हैं उनका पैसा बैंक के उनके अकाउंट में आधार लिंक होने के कारण सीधा चला जाता है। और कोरोना काल में भी देखिए जब पूरा 6 महीने के लिए पूरा भारतवर्ष बंद था और जो आधार से खाते जो जुड़े हुए थे जनधन योजना के अंदर जीरो अकाउंट खोले थे उनको सबको देखिए अभी भाई साहब ने बताया था कि 500 रुपये महीना 6 महीने तक लगातार मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। इसके अतिरिक्त मोदी जी सरकार ने सबसे बड़ी जो योजना दी है देखिए 370 धारा हटा दी जो कि इम्पॉसिबल लगता था। उसके बाद जो आयुष्मान योजना दी है जो 5 लाख तक का इंश्योरेंस देखिए फ्री है, 4.5 करोड़ लोग ऑलरेडी इसका अवेल कर चुके हैं। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर देखिए 10 करोड़ 30 लाख गैस कनेक्शन और सिलेंडर वो मोदी जी ने BPL रेखा से जो नीचे महिलाएं थी उनको दी है। और इस योजना के अंदर तो आप जानते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर प्रदेश प्रवक्ता काम किया और झुग्गियों में जाकर खुद मैंने ही रजिस्ट्रेशन कराया। तो ये देखिए बहुत सारी और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मोदी जी ने करी हैं। अगर हम उनको जन जन तक बताएंगे ही नहीं तो आम पब्लिक को पता नहीं चलता। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी जो योजनाएं हमने जो गरीब के लिए काम किया मोदी जी ने गरीब आदमी के लिए। और देखिए अन्न योजना जो मैं आपको बताना भूल गया, देखिए उसके अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर व्यक्ति पर मंथ दिया जा रहा है जिससे कोई भी गरीब भारतवर्ष में भूखा ना सोए। देखिए ये हमारे मोदी जी हैं, उनकी सोच देखिए कितनी बड़ी है। मैं तो इतना खुश हूँ। देखिए मोदी जी ने अपने देश के अंदर वो ये चाहते ही नहीं कि कोई आदमी भूख से मर जाए या सो जाए। तो उन्होंने देखिए हर आज भी 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज पर मंथ पर व्यक्ति दिया जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मोदी जी को भी। और 2024 वर्ष के लिए भारतवर्ष के सभी निवासियों से लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि गलती ना कीजिएगा। मोदी जी को 2024 में 2029 में जरूर से एक बार फिर से मौका दीजिएगा। आज जो कार्यक्रम हुआ है तो क्या उद्देश्य रहा और क्या उपलब्धियाँ रही है इस कार्यक्रम में? मैं आपको बताती हूँ। ये जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं मोदी जी के कार्यकाल के, आपने देखा होगा व्यापारी सम्मेलन है। मैं इससे रिलेटेड सिर्फ एक बात कहूँगी, जैसे अभी अभी हमारे प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी ने बताया कि मुंबई की जो सड़क है वो यहाँ से अब 9 घंटे का रास्ता रह गया है। ये व्यापार ही बड़ा है। दूसरा, हम पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो व्यापार के बारे में अगर मैं बोलूँगी, मनाली जहाँ पे लोग आज से कई साल पहले ये सोचा करते थे बहुत बड़ा टास्क है, मनाली जाने का मतलब 6 दिन चाहिए। आज मनाली जाने के लिए छुट्टियाँ भी मना के आ जाइए 4 दिन। 16 घंटे का सफ़र सिर्फ 7 घंटे में होता है। कहीं तो मैं फ़ोन पे आपको टनल दिखा सकती हूँ। 2-2 घंटे के रोड को सिर्फ 15 मिनट की टनल पूरा करती है। तो मैं कहती हूँ ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इतना व्यापार दिया गया कि आज जगह जगह पे होटल्स खुल रही हैं, बड़े बड़े होटल्स मनाली में खुल रहे हैं, जगह जगह लोगों को बिजनेस मिल रहा है। व्यापार में इतनी तरक्की हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। और एक बात और बहुत अच्छी जो हुई है, पहले हाँ जी वो स्टेट टैक्स दे दीजिए, अब पुलिस ने रोक लिया जी यहाँ पर आके वो टैक्स दे दीजिए, अब चोरी हो रही है जी वो टैक्स दे दीजिए, अब एक ही है GST। तो मैं कहती हूँ व्यापार में बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि मेरा परिवार भी व्यापार के अंदर है। एक मेडिकल लाइन को लेकर कहूँगी, शर्म आती है मुझे केजरीवाल जी के लिए। आयुष्मान योजना जहाँ त्राही हो गई, लोग मर रहे थे कोविड में भी। आपके पास जीवन बीमा हो सकता है, मेरे पास हो सकता है, लेकिन जो बहुत ही हमारे डेली कमाने वाले हैं उनके पास तो वो बीमा नहीं है। उनके लिए जो आयुष्मान योजना खोली उसका लाभ भी इस केजरीवाल जी ने उठाने नहीं दिया। तो मैं ये सिर्फ आखिरी में एक बात कहूँगी, शर्म करिए केजरीवाल जी, आप बिल्कुल शर्म करिए इस बात के लिए
कम से कम कुछ भी नहीं तो स्वास्थ्य को लेके आयुष्मान योजना तो लागू होने दीजिए, वरना लोगों की इतनी बद्दुआएं लेकर आप कहाँ जाएंगे। ठीक है मैडम, थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू। हाय राहुल। हाय रिचा, थोड़ा अच्छा एक टाइम बात नहीं मिल पाता। बताओ, तुम इंग्लिश समझ लेते हो, बोल क्यों नहीं पाते हो? इंग्लिश समझ तो लेता हूँ लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। राहुल, तुम्हें एनसीएल इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और तुम्हें पता है यहाँ पर एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596.